Assalamualaikum. My name is Rumaisa Pervez, and here I am introducing myself on the platform of Telemeds Education. So, as you people know that we are going through the pharmacology guidelines, and we already have covered the autonomic nervous system and cardiovascular pharmacology. अब आपने पीछे देखा था कि जो एएनएस है, एएनएस से सीवीएस रिलेट कर रहा था। अब जब आप आगे पढ़ेंगे वहाँ आप देखेंगे कि जीआईटी, रेस्पिरेटरी और भी इस तरह के जो दूसरे सिस्टम हैं वो रिलेट कर रहे होते हैं एएनएस में। और स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जो एएनएस का था, उसमें मैंने बताया था कि अगर आपका एएनएस स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको फार्माकोलॉजी आएगी। अब ये जो पोर्शन है कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स, प्रॉफ के लिहाज से भी इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा ये होता है कि इसमें से थोड़ा हट के पेपर आता है। हट के पेपर से मुराद ये है कि एक तो इसमें माइक्रो की चीज़ें आ जाती हैं, बैक्टीरियाज वगैरह आ जाते हैं, और जिस तरह से आपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में किया था या जिस तरह आप सीवीएस में किया था, आप उस तरह नहीं पढ़ते। यहाँ आपको स्पेक्ट्रम्स करने पड़ते हैं, तो बच्चों को काफ़ी मुश्किल लगता है ये पोर्शन। हालांकि ये इतना मुश्किल पोर्शन नहीं है, क्योंकि जिसको माइक्रो आती है उसके लिए तो ज़्यादा आसानी हो जाती है कि उसको आइडिया हो जाता है कि अच्छा जी मेरे पास ये हमारे पास आ गया है। अगर निमोनिया है तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में हम कौन सी एंटीबायोटिक देंगे। अगर फॉर एग्जांपल स्टेफलोकोकस का इन्फेक्शन हो गया तो स्टेफलोकोकस के इन्फेक्शन में हम क्या देंगे। हम पेंसिलिन क्यों नहीं दे सकते स्टेफलोकोकस के इन्फेक्शन में, हम उसकी पेंसिलिन की रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, हम उसको मेथिसिलिन देंगे। तो ये सारा जो है कीमोथेरेप्यूटिक में आता है। मतलब अगर आप कीमो को माइक्रो के साथ पढ़ रहे हो तो आपको दोनों चीज़ें अच्छे से आएंगी। आपको माइक्रो भी आपकी अच्छी सी होगी और आपकी कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स भी अच्छी होंगी। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, हमारे पास जो सबसे पहला पोर्शन है ना, हमारे पास सबसे पहला पोर्शन है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। अब जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स है ना, पहले उनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। जो हमारे पास बैक्टीरियाज हैं, आप लोग माइक्रो में पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, तो ऐसी ड्रग जो सेल वॉल को तोड़ दें, उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर दें, वो हम सारी क्लासीफाई करते हैं यहाँ पे बीटा लैक्टम में आ जाती हैं। ठीक है, या उसके अलावा जो सेल वाले इनहिबिटर्स होते हैं। इसी तरह हम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर भी पढ़ेंगे, हम न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस भी इनहिबिटर्स भी पढ़ेंगे, जिसमें आपने अक्सर सुना होगा सल्फेनामाइड सुना होता है आपने बहुत ज़्यादा सा, तो वो फ्लोरोक्विनोलोन्स वगैरह तो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने जो चीज़ करनी ही करनी होती है वो होती है आपके पास क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आपका ये होता है कि ये क्लासिफिकेशन है। अब क्लासिफिकेशन में ये है कि यहाँ पे सिर्फ उन्होंने क्लासेस लिखी हैं, जैसे पेंसिलेज ससेप्टिबल है, पेंसिलेज रेजिस्टेंट है, हमारे पास फर्स्ट जनरेशन आ रही होती है। इसके अलावा हमारे पास सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन आ रही होती है। तो इसको करने के लिए आप जब पूरा चैप्टर कर लेंगे तो आपको ड्रग्स के नाम याद आ जाएंगे हो जाएंगे, या फिर आप टेबल से जो एंड पे टेबल बना होता है वहाँ से आप यहाँ पे ड्रग्स के नाम लिख सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास पेंसिलेज ससेप्टिबल जो होता है, इसमें ये होता है कि पेंसिलेज जी आ रहा होता है, पेंसिलेज वी आ रहा होता है। जैसे फर्स्ट जनरेशन और सेकंड थर्ड जनरेशन में हमारे पास आ रही होती हैं डिफरेंट ड्रग्स आ रही होती हैं, सेफ्जोलिन है, सेफ्टाजिडीम है। तो इस तरह से आप अगर फर्दर पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके, क्लासिफिकेशन आपने ज़रूर करनी है ताकि आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता चल जाए। अब ये देखें, जो मेजर क्लासेस हैं वो हमारे पास ये आ रही होती हैं, जैसे पेंसिलिन है, जैसे सेफ्लोस्पोरिन्स है मिशलिनियस में, तो इनको फर्दर कैटेगराइज किया गया। तो क्लासिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। बाकी जो आपको चीज़ पता होनी चाहिए ना, फार्माकोकाइनेटिक्स आपने नहीं करनी, क्योंकि फार्माकोकाइनेटिक्स याद भी नहीं रहती, तो इस पर अपना सर नहीं आपने खपाना। उसके बाद अगर हम लोग आगे चलें तो हमारे पास ये आ रहा है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन का एक ये होता है कि हमारे पास चाहे कुछ भी हो जाए, हमें मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ड्रग्स के आने चाहिए कि वो सेल वाल की सिंथेसिस को किस तरीके से इनहिबिट कर रहा है। सबसे पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कीमोथेरेप्यूटिक में कि हमारे पास ये जो है मिनिमम इनहिबिटिव कंसंट्रेशन क्या होती है। हमारे पास बैक्टीरियोसिडल हम किसे कहते हैं, हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक किसे कहते हैं। तो ये आपको चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे 3 उन्होंने बताई हुई हैं कि ये सबसे पहले तो ये है कि पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करेगी, ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन को इनहिबिट करेगी। इसके अलावा हमारे पास ये आ रहा होता है ऑटोलिटिक एंजाइम जो कि प्रोटियोलाइसिस कराते हैं। इसके अलावा आ जाता है बीटा लैक्टमेसिस जो कि हमारे पास बीटा लैक्टम ड्रग्स को तोड़ देते हैं,
ठीक है, ये इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, बीटा लैक्टम ड्रग्स को हम बीटा लैक्टम इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास बीटा लैक्टमेसिस होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास बीटा लैक्टम बेसिकली बैक्टीरिया में पाया जाता है, जिसको वो तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चलें तो हमारे पास आ रहा होता है स्पेक्ट्रम, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, उसमें हमारे पास आ रहा होता है, ओके जी, अच्छा जी, हमारे पास है यहाँ पे स्पेक्ट्रम में हम लोग करें तो पेनिसिलिन जी है। अब इसमें से आप लोगों को बैक्टीरिया के ये सारा कुछ नहीं आना चाहिए, जो मैं हाईलाइट कर ली हूँ आप लोगों को बस ये आना चाहिए। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्टेफ ऑरियस, नज़ीरिया ग्नोरी, ठीक है, ये स्ट्रेप्टोकोकस, मेनिंजोकोकस, ग्राम पॉजिटिव बेसिलस, ये बेसिकली स्पेक्ट्रम है। ठीक है, उसके अलावा ये एमसीक्यूज आ सकता है कि पेनिसिलिन वी हम ओरोफेरेंजियल इन्फेक्शन में दे रहे होते हैं। ठीक है, ये आपका एमसीक्यूज है। ठीक है, उसके अलावा नीचे चलें तो ये वेरी नैरो ड्रग्स में हमारे पास आ रहा होता है कि हम स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन जो होते हैं उसमें हम लोग बेसिकली पेनिसिलिन नहीं देते, हम लोग उसकी क्योंकि पेनिसिलिन रेजिस्टेंस होती है स्टेफिलोकोकस में, तो हम मेथिसिलिन वगैरह दे रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं तो हमारे पास आ रहा होता है मैकेनिज़्म हो जाता है हमारे पास पिपरसिलिन, टिकरसिलिन है। इसका आपको आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास इसका क्या स्पेक्ट्रम होता है। इसके अलावा हमारे पास टॉक्सिसिटीज़ हैं। टॉक्सिसिटीज़ में आपने ये याद रखना है कि एलर्जिक में ये कोई निमोनिक बना लें तो वेल एंड गुड, नहीं बना सकते तो आप जैसे याद रखना चाहिए फीवर, जॉइंट स्वेलिंग, एनीमिया, नेफ्राइटिस वगैरह, बस। इसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जीआईटी डिस्टर्बेंसी, प्लूराइटिस वगैरह होता है, दैट्स ऑल। उसके बाद अगर चलें सेफ्लोस्पोरिन्स में तो सेफ्लोस्पोरिन्स की जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है ये इंपॉर्टेंट है। अब फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स के आपको एक दो नाम आने चाहिए, सेकंड ड्रग्स के, थर्ड के, फोर्थ के। अब वो डायरेक्ट ऐसे पूछ लेते हैं कि थर्ड जनरेशन के नाम बताएं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। और बाकी इसका स्पेक्ट्रम है कि स्पेक्ट्रम किस तरीके से हमारे पास फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स एक्ट कर रही होती हैं, सेकंड, थर्ड। ठीक है, बाकी जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो मोस्टली हमारा मिलता जुलता होता है उसके साथ पेनिसिलिन के साथ। ठीक है, कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ बाइंड करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये कर रहे होते हैं कि जी ऑटोलाइसिस वगैरह, ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन इनहिबिट हो रहा होता है, और इसके साथ इसका मैकेनिज़्म ऑफ रेजिस्टेंस भी करना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ड्रग्स में ये आता है आप निमोनिक यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ओवरव्यू देखो तो आपके पास होता है कि फर्स्ट जनरेशन जो ड्रग्स होती हैं वो आपके पास पॉजिटिव, जो ग्राम पॉजिटिव हैं उनको मेजरली कवर कर रही होती हैं। सेकंड जनरेशन हमारे पास ग्राम नेगेटिव को कवर कर रही होती हैं, और जो थर्ड जनरेशन होती है वो तकरीबन दोनों को ही कर रही होती है। उसके बाद जो इसमें से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी टॉक्सिसिटीज़। ठीक है, इसका एक निमोनिक है पैड। ठीक है, हमारे पास हो जाता है पी से होता है पेन एट इंजेक्शन साइट, या फिर हाइपोप्रोथेनीमिया भी होता है। इसके अलावा हमारे पास आ रहा होता है डाइसल्फिरैम लाइक रिएक्शन। ये जो डाइसल्फिरैम लाइक रिएक्शन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे आपकी बुक पे, ये है जी आपके पास डाइसल्फिरैम लाइक रिएक्शन। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है होता है। ओके जी, उसके बाद हम मूविंग फॉरवर्ड, एस्ट्रोनॉम ये कभी भी आपकी प्रॉफ में नहीं आएगी। ये एमसीक्यूज़ के लिए आप पढ़ लें कि इसका स्पेक्ट्रम वगैरह प्रॉफ में नहीं आएगी। प्रॉफ में जो आएगा ये चीज़ आएगी, यहाँ पे पेनिसिलिन आपसे पूछा जाएगा। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड, कार्बापिनम जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। इसका एक निमोनिक होता है CRGR और सीम्स कन्फ्यूज्ड। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें से पूछा जाता है ना, इसमें पूछा जाता है कि जो इमीपिनम है, इमीपिनम का किडनी में क्या रोल होता है। ठीक है, ये एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है हमारे पास वैंकोमाइसिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट ईयर प्रॉफ में भी ये UQ रहा है। ठीक है, वैंकोमाइसिन के साइड इफ़ेक्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, ये आपने करने हैं। ये MCQs के लिए है, ये भी MCQs के लिए, ये सारा आपने MCQs के लिए करना है। इसके अलावा आपको करने की ज़रूरत नहीं है इसमें से। ओके, देन आपके पास टेबल है, जब आप चैप्टर कर लेंगे तो आपको टेबल ऑटोमेटिकली